सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। G20 में अमृतकाल का सकारात्मक भारत, G20 में अमृतकाल का सकारात्मक भारत, ये क्या था, इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा और ये क्यों G20 जो है किया जाता है, इसका विश्व पैमाने पर आर्थिक जगत में क्या हिस्सेदारी हो सकती है, भारत की क्या हिस्सेदारी हो सकती है। और भारत चूंकि अध्यक्षता, भारत की प्रेसिडेंसी में G20 का कार्यक्रम किया गया। 19 देश होते हैं और मेरे ख्याल से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस G20 का प्रगति मैदान में कवरेज कर रहे थे, पत्रकार संजय राय जी को आमंत्रित करेंगे आजादी अमृतकाल के सकारात्मक भारत के 171वें कार्यक्रम में, जो सेंट्रल पार्क राजीव चौक कनॉट प्लेस में हो रहा है। नमस्कार। देखिए, व्यक्ति हो या समाज हो या राष्ट्र, सबके जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब उसको कुछ न कुछ साबित करने का मौका मिलता है। G20 की अध्यक्षता जो भारत को मिली, वह भी एक ऐसा अवसर था कि जो भारत जैसे राष्ट्र के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को मौका मिला। और भारत ने यह मौका ऐसे समय में ग्रहण किया था जब पूरा विश्व दो भागों में विभाजित हुआ था और भारत ने जो वैचारिक विरोध, आर्थिक विरोध, पूरी दुनिया टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई थी, ऐसे में तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि G20 सम्मेलन सफल होगा कि विफल होगा। मैं आपको बताऊं, आशा जितनी की जा रही थी उससे ज्यादा सफल रहा ये। और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और विशेष रूप से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की जो 1 साल की मेहनत, उसका ये परिणाम था कि एक दूसरे के दूर विरोधी रूस और अमेरिका भी जो साझा प्रस्ताव जिसको अंगीकार किया, सबने, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, वो साझा प्रस्ताव बिना किसी एक अक्षर के बदलाव के उसको स्वीकार किया गया। अब आप कहेंगे इस जो G20 सम्मेलन था, इसका भारत को क्या फायदा होगा? भारत विश्व मंच पर अपने आप को पहली बार, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभावी तरीके से भारत ने साबित किया कि दुनिया की जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का भारत के पास रास्ता है। और भारत ने एक जो सुझाव दिया कि जो GDP है, GDP जो आर्थिक विकास को मापने का पैमाना, वो अर्थव्यवस्था केंद्रित नहीं होना चाहिए, वो मानव केंद्रित होना चाहिए। और विश्व के समस्त मानव कल्याण के लिए हमने जो अपना हमारे मनीषियों द्वारा दिए गए जो उद्घोष है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम, 1 फैमिली 1 अर्थ एंड 1 फ्यूचर, इस पर 3 सत्र में चर्चा हुई वहां पर। और इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जो एक सप्लाई चेन कोरोना के समय में टूट गई थी, उसके लिए एक वैकल्पिक सप्लाई चेन, सुदृढ़ मजबूत सप्लाई चेन के लिए जो रास्ता बनाने के लिए सहमति हुई है, जहां भारत से दुबई, दुबई से हैफा से फिर उससे अरब कंट्रीज में जितने भी देश हैं वहां पर रेल नेटवर्क और जल मार्ग बना करके पूरे यूरोप तक पूरा एक सप्लाई चेन डेवलप करना, और यूरोप से फिर कनाडा और अमेरिका तक, ये बहुत बड़ी बात रही। दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं कि भारत ने
अफ्रीकी यूनियन को इसमें शामिल करा करके G20 को G21 में बदल दिया। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं और इन 55 देशों को एक साथ अफ्रीकन यूनियन के रूप में शामिल करा करके, मतलब इसका आप इसकी अहमियत समझिए कि अफ्रीका एक अपने आप में बहुत बड़ा महाद्वीप है, बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ की बहुत ही प्रचुर प्राकृतिक संपदा जिसका अभी तक दोहन नहीं हो पाया है, जिसका दुनिया के मानव के हित में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अलग थलग पड़ा हुआ था। इसको अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष थे उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इस सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया जाएगा। अब वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने जब ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने रखा तो उस समय वो आकर के गले मिल गए और उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि उस समय मैं इतना भावुक हो गया था कि मेरी आंखों से आंसू, रोने का मन कर रहा था, लेकिन समय की नजाकत होकर के मैं ऐसा कर नहीं पाया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। तीसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि बायोफ्यूल को लेकर के, जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर के पूरे विश्व में जो अभियान छेड़ा गया है उसमें भारत एक अच्छी अग्रणी भूमिका निभा सकता है और बायोफ्यूल को लेकर के सभी देशों के बीच में सहमति बनी, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो संजय राय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बायोफ्यूल और कॉरिडोर वगैरह की चर्चा की है। लेकिन G20 जो है 80 घोषणा पत्र जो है वो सुबह से शाम तक आप उसका जिक्र करेंगे, बहुत ही मोटी। जिनको पीडीएफ चाहिए हमारे आरजेएस फैमिली को, तो पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी कि 80 घोषणा पत्र क्या है। आप अगर जानना चाहते हैं तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया उदय कुमार मन्ना से संपर्क कीजिए। आज सभी आरजेएसियंस आपको पूरी पीडीएफ, पूरी घोषणा पत्र भेज दी जाएगी। अब एक ऐसे आर्थिक विश्लेषक पत्रकार जो कि स्वयं पत्रकार संगठन से भी जुड़े हुए हैं और पत्रकारों के हितों की आवाज भी उठाते हैं, उनकी नजर में ये जो आर्थिक रूप से किस तरह से दुनिया में जो गरीबी है, भूखमरी है और जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से बिना विनाश किए हुए विकास हो सकता है, सतत विकास जिसको कहते हैं, वो किस तरह से हो सकता है, और ये जो 80 घोषणा पत्र को किस नजरिए से देख रहे हैं आर्थिक विश्लेषक पत्रकार मनोहर मनोज जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा जी। धन्यवाद। आप सभी आरजेएस पॉजिटिव फैमिली से जुड़े लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक उदय मन्ना की जितनी भी तारीफ करूं, जितनी भी उन्हें बधाई दूं कम है। बड़ी ओजस्विता के साथ जो है सालों से इस सकारात्मक मुहिम को आगे वो जिंदा रखे हुए हैं। तो अभी जो समकालीन मौजूद है, जो अभी अपने जो G20 समूह का, जिसको कि अभी संजय राय जी ने G21 का नाम दिया, जो बड़ा ही सफलतापूर्वक आयोजन किया, उससे न केवल भारत की इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटी, बल्कि समूचे ग्लोब, समूचे भूमंडल की सोसाइटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमी में एक नया मोमेंटम लाने का काम किया। बड़ा ही सफल आयोजन हुआ। चाहे आप लाख की खोज आलोचना करने वाले लोगों के पास भी बहुत कोई सॉलिड कारण नहीं है कि इस आयोजन की आलोचना करें। ठीक है कि जो शासक होता है उसके अपने काम करने की शैली होती है, उस शैली के तहत अगर G8 के तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय G20 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों को हम देखें तो बड़ा मन आह्लादित होता है। देश एक गौरवगान और देश की प्राचीन विरासत, संस्कृति और वर्तमान हालात का एक बड़ा ही वैभवशाली और उसका पटाक्षेप हुआ है और उसकी प्रस्तुति हुई है दुनिया के मंच पर। उदय मन्ना जी ने मुझे कहा कि आर्थिक तौर पे इस समिट का, इस शिखर सम्मेलन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं बताता चलूं कि पूरी दुनिया में जो है अभी मंदी का दौर चल रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से मनी इन्फ्लेशन यूरोपीय कंट्री में काफी बढ़ा, फिर अमेरिका में भी पहली बार इन्फ्लेशन आया, बेरोजगारी, ग्रोथ रेट, और कुल मिलाकर के जो चीन, जो पूरी दुनिया की जो फैक्ट्री हाउस कहा जाता है, कोरोना की तीसरी और चौथी लहर से जिस तरीके से
बड़ा ही अफेक्ट हुई उसकी इकोनॉमी, तो उसका कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ा, ट्रेड काफी घट गया। और जब ग्लोबल ट्रेड जब घटता है तो भारत की अर्थव्यवस्था भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। लेकिन यह ठीक है कि भारत की इकोनॉमी अभी 6 या 7% के रेट पर ग्रो कर रही है, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना है कि दुनिया की इकोनॉमी जब तक अगर ग्रो नहीं करेगी तब तक भारत की इकोनॉमी का जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो बाह्य अर्थव्यवस्था है, उसे पूरा मोमेंटम नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि जी20 ने उसे एक नया मोमेंटम देने का काम किया है। जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी पर एक हर तरीके से असर पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि चीन जो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, उसकी इकोनॉमी का जो मॉडल है वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है। और एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी के आधार पर उसने इतनी बड़ी तरक्की हासिल की है, और करीब वो 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 11 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें उसके एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड के फ्रंट पर मंदी छाई थी, मुझे लगता है कि जी20 के सम्मेलन की वजह से उसे एक नया हवा का झोंका मिला है, उसे एक नई ताजगी मिली है। आर्थिक फ्रंट पर मुझे लगता है कि जो एक नई जो बहुत बड़ी हिस्टोरिकल घोषणा हुई है कि एक वैकल्पिक पूरा ग्लोबल रूट तैयार किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जी20 का एक तरह से वो रूट है, शायद साउथ ईस्ट एशिया से आएगा और उसे मसाला कॉरिडोर का नाम दिया गया है। और फिर वो इंडिया होते हुए, और जैसे कि हमारे साथी संजय राय जी बता रहे थे कि वह गल्फ में यूनाइटेड अरब एमिरेट और इजराइल होते हुए, और फिर जो है मध्य एशिया वेस्ट एशिया होते हुए यूरोप में उसका प्रवेश होगा, और पूरे यूरोप से होते हुए वह नॉर्थ अमेरिका में जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक नई परिवहन क्रांति होगी, एक नया रूट बनेगा, और पूरा एक जो ग्लोबलाइज्ड जो एरा है इकोनॉमी का, उसे एक और नया मोमेंटम मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जी20 को लेकर के थोड़ी पॉलिटिक्स हुई, रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर के कहीं ना कहीं दो ग्रुप में यह जी20 बढ़ता दिखा। फिर चीन ने जिस तरीके से बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन उनके जो मेन जो लीडर हैं उन्होंने अपने आप को इससे महफूज रखा इस बैठक से। तो उससे ये लगा कि चीन की कहीं ना कहीं उतनी रजामंदी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से शिखर सम्मेलन हुआ और आज चीन का बयान भी आया है अखबारों में, उन्होंने जी20 के प्रस्तावों की खुल करके तारीफ की है। रशियन मीडिया में भी भारतीय इस जी20 के समारोह की सफलता की पूरी पूरी प्रशंसा की गई है। पूरे वेस्टर्न मीडिया में भी लाख आलोचनाओं के बावजूद कि झुग्गी को ढका गया, वहां पर होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए, लेकिन इस आयोजन को अब तक अभूतपूर्व, अप्रत्याशित और एक तरह से बिल्कुल अनहोनी जैसा माना गया। भारत मंडपम की छटा देखते ही बन रही थी। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि संस्कृति, इतिहास, विरासत, खान पान, नृत्य, तमाम चीजों का बड़ा ही सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो है स्मारक पर सारे राष्ट्राध्यक्ष जो है वो गए और शिरकत की। तो कहीं ना कहीं इससे भारत का गौरवगान हुआ। जहां तक इकोनॉमी की बात है तो निश्चित रूप से इसका एक इफेक्ट आएगा, और ग्लोबल इकोनॉमी में भी अब भारत की बड़ी भूमिका होने जा रही है। अभी उस समिट में भाग लेने आए सऊदी अरब के शाह ने भारत के साथ एक नया एग्रीमेंट किया है कि भारत को वो सऊदी अरब यदि ऊर्जा की सप्लाई कच्चे तेल के रूप में करता है, तो अब रिन्यूएबल एनर्जी और तैयार पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में भारत जो है उसको सप्लाई करेगा। इसी तरीके से पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस होता है तो भारत उसमें योगदान करना चाहता है। भारत ने तमाम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिक्रिएशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल जैसे तमाम इस तरीके की इनिशिएटिव ली है। मुझे लगता है कि इकोनॉमी की जहाँ तक बात है तो एनर्जी इकोनॉमी और ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी के करीब करीब यह एक तरह से करीब मतलब मैं ये कहूंगा कि 40 से 50% हिस्सा ये इकोनॉमी को कवर करते हैं। और मुझे लगता है कि जी20 की इस बैठक में जब ये बड़ा फैसला लिया गया है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा। अभी हमारे साथी राय जी ने कहा कि 50 से ज्यादा अफ्रीकी मुल्कों ने
को जिस तरीके से मंच दिया गया इसमें भाग लेने का, मुझे लगता है कि अफ्रीका से भी तमाम ग्लोबल इकोनॉमी के डेवलपमेंट की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। वहाँ भी कई तरीके की संपदा है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ है, इसके अलावा तमाम मिनरल्स हैं और भी अलग अनटैप्ड जो चीजें हैं, वह भी ग्लोबल इकोनॉमी में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन यह बात तो तय हो गई कि भारत की पताका अब दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरने जा रही है। मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अब जल्द जगह मिलेगी और इसके अलावा भारत के अनिवासी भारतीय पूरे एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में भारत की गौरव गाथा गा रहे हैं। अमेरिकी प्रवक्ता ने जिस तरीके से हिंदी में अपने बयान दिए, अभी राजभाषा पर हमारे उदय जी भी एक इसमें विचार ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत की राजभाषा को आगे बढ़ाने में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है कि अमेरिकी प्रवक्ता ने हिंदी में जो है ना अपने वो एक तरह से ब्रीफिंग देने का काम किया। तो कुल मिलाकर के बड़ा ही अच्छा माहौल है, देश के लिए स्वर्ण काल है। हम 140 करोड़ नागरिकों के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। यह ठीक है कि भारत में समस्याओं का अंबार है, लेकिन आज इस वक्त पर उन समस्याओं की टीका टिप्पणी और उसकी समालोचना करने का वक्त नहीं है। हम कहीं ना कहीं इस सकारात्मक मीडिया के इस मंच पर इस सकारात्मक पहल के ही जरिए, चाहे वो सरकार के पक्ष का नकारात्मकतावाद हो या विपक्ष के पक्ष का नकारात्मकतावाद हो, उसके खिलाफ जाकर के हम एब्सोल्यूट सकारात्मकतावाद की बात करें और इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी सब में एक नया मोमेंटम दें, क्योंकि इकोनॉमी बिना पॉलिटिक्स के और बिना सोसाइटी के सहयोग से आगे नहीं बढ़ती है और उसी तरीके से बिना इकोनॉमी के सहयोग से पॉलिटी भी आगे नहीं बढ़ती है। आज इस जो खुले प्रांगण में, कनॉट प्लेस के इस प्रांगण में जो ये सभा हो रही है, मुझे लगता है कि आरजेएस ने भी एक नया मील का पत्थर हासिल किया है, एक नए आशा के आयाम आए हैं। और अंत में मैं एक लाइन यही कहूंगा कि इस मंच के जरिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का एक नया अभियान कि मीडिया को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उसे लेकर के भी आरजेएस मीडिया मुझे लगता है कि भविष्य में काफी काम करेगा और देश में एक नया पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम और देश में 1 लाख पत्रकारों के हस्ताक्षर लेकर के हम एक ज्ञापन दे करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दें कि मीडिया को भी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की तरह इसे संवैधानिक अंग देकर लोकतंत्र को एक नया, एक तरह से मजबूती प्रदान किया जाए। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, अभिवादन और शुभकामनाएं और अंत में मैं इसके लेकर के आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद। बने रहिएगा मनोहर मनोज जी, क्योंकि आपका ही विषय है और आर्थिक विषयों पर भी चर्चा हो रही है। G20 की काफी तारीफ कर रहे हैं और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर काम किया है। ये एक अभूतपूर्व सफलता इसमें अंकित हो रही है। मैं बुलाना चाहूंगा अपने पैनलिस्ट जो हैं अशोक कुमार मलिक जी और कवि भी हैं और संजय राय जी को। एक छोटा सा डिस्कशन, फिर हम लौटेंगे हिंदी के लिए। तो संजय राय जी, मैं पैनलिस्ट को यहाँ बुलाना चाहूंगा। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। आप ये अशोक कुमार मलिक जी, आपने दोनों वक्ताओं को सुना, तो आपके जहन में क्या है, क्या प्रश्न उठ रहे हैं जो भारत का प्रश्न हो सकता है? आप लोग थोड़ा क्लोज जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा है इनको सुनकर और ये खुशी का अवसर है और देयर इज अ ब्राइट मोमेंट फॉर आवर कंट्री। We should all feel proud. At the same time, since a very important note from our PM is that the concept of GDP is outdated. Actually, it is blind. It's a mad rush of economic development. It forgets the most important resource that is there. We are ourselves that resource. But of course, there are differences. There are poverty-stricken people all over the world. I was glad that when African Union was, through the influence and through the respect that is given to PM, it was very easily
accepted by, and I think it was very rational to accept. And they are a 1 billion strong people. We are 140 crores, and they are 1 billion, 51 nations. And now, apart from the corridor, there is a corridor from Angola, Zambia to the Indian Ocean. So मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन सेंट्रिक का जो पॉइंट है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस जो मैक्रो जो बातें हुई हैं और जिसका डिस्कशन अब होने वाला है अगले दिनों में और अगले महीनों में, और पीछे इनको अराइव करने के लिए हमारी 200 बैठकें हुई और 60 सीट सारे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में बहुत लोगों ने भाग लिया, हमने साधुवाद दिया उनको अपने उसमें। अब ये मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कि ह्यूमन सेंट्रिक में देखने में आता है कि बहुत आगे बढ़ जाते हैं और वो इन्फ्लुएंस का हमें चकाचौंध कर देता है। उसका आपके गहराई के दृष्टिकोण में वहाँ वो रास्ता किधर से आएगा? There is already one branch in economics that is called welfare economics. Okay. The one is called development economics. The same way we have another branch called welfare economics, and we measure all the deliverance of government in terms of what sort of welfare we have given or we have percolated down to the common people of the country or of the area or of the region of the globe or of the world. Okay. तो आपने जो ये ह्यूमन सेंट्रिक जो बात की है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इस G20 के मंच पर, मुझे लगता है दिस इज अ वेरी राइट कॉल, एंड ऑल कंट्री शुड टेक इनिशिएटिव कि दे शुड डू ऑल काइंड ऑफ वर्क which can ultimately provide welfare to the millions of the people, the millions of the citizenry. तो ये बात ठीक है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं इन ए कंट्री इन ए ईयर, तो हम उसको मेजर करते हैं एट द करंट प्राइस लेवल, लेकिन जब वेलफेयर होता है तो सो मेनी थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जैसे कि मैं बता दूं कि देयर इज ऑलरेडी वन एरिया कि एक तरफ हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एट द सेम टाइम दूसरे तरफ हम ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वी टेक एग्जांपल ऑफ एजुकेशन, we take the area of health, we take the area of sanitation, the clean water, drinking water, and etc., maternity and child welfare kind of things. तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स को अगर बढ़ावा दिया जाए तो रियली दैट विल बी अ वेरी गुड स्टेप। मैं आपको बता दूं कि इन इंडिया मेनी स्टेट गवर्नमेंट हैव फॉर्म्ड अ सेपरेट मिनिस्ट्री दैट इज कॉल्ड द हैप्पीनेस मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, कि जनता के मन में कितनी खुशी होती है। अब ये बात अलग है कि बहुत लोगों के पास एसेट है, दौलत है, लेकिन वो खुश नहीं दिखते हैं, और बहुत लोगों के पास दौलत नहीं है लेकिन वो खुश दिखते हैं। यह भी एक क्राइटेरिया है। सरकारों की एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिटीजन को हर तरीके से खुश रखें। कैसे हाउ वी सॉ ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, पीपल वर सो डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, और लोगों के पास सब कुछ था लेकिन लोग टोटली डिप्रेस्ड थे। जो कमाने वाले थे, जो गांव के बिल्कुल धूप में रहते थे, उन्हें न कोई बीमारी का डर था और न ही कोई खुश था। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी राइट इनिशिएटिव टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर आउटकम्स। इसी पे मैं अपनी बात करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने ये G20 के सम्मेलन में दो और बातें कही, और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट या GDP या जो कोई विकास की परिकल्पना होगी उसका आम आदमी के जीवन पर कैसे असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने काले धन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और दुनिया के सभी जितने भी G20 के राष्ट्राध्यक्ष थे उनके सामने उन्होंने कहा कि देयर शुड बी नो ब्लैक मनी हेवन कंट्री। There are many countries in the world, they are considered as the heaven for the black money. ये काला धन जो है सारे भ्रष्टाचार की जड़ बनता है, और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत की जो UPI टेक्निक है, भारत ने जो डिसेंट्रलाइज किया है पैसे का, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। आज हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सेंट्रल पार्क में भी एक चाय बेचने वाला वो कितने रुपए की चाय बेच रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, और ऑनलाइन अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको ये भी पता है कि उसका जो है
उसका इनकम कितना हो रहा है, कितना खर्च कर रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। फिर सरकार की जो पॉलिसीज बनती हैं, उन पॉलिसीज में अगर उसको लोन चाहिए आने वाले समय में, या कोई अपना आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसको उसका फायदा डायरेक्ट मिल सकता है, वो पता कर सकता है। तो तकनीक जो भारत ने जो अभी यहाँ पे इंडिया में किया है, मैंने देखा है कि दुनिया के दूसरे देशों में, इवन अमेरिका में भी ये चीज नहीं है। इसका फायदा अगर भारत चाहे तो दुनिया को दे सकता है यूपीआई टेक्निक का, और जो डेवलपमेंट होगा वो ह्यूमन सेंट्रिक होगा। आने वाले समय में जीडीपी या जो कुछ भी रिसोर्सेस है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसमें दो क्वेश्चन ये हैं छोटे से, आपसे भी। नंबर 1 कि हमारा ये अनुभव रहा है, आपका भी कुछ दशकों का, आपका भी और मेरा भी कह सकते हैं लंबा अनुभव रहा है। उसमें एक कॉन्सेप्ट है ट्रिकल डाउन इफेक्ट फॉर द पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल। इन मॉडर्न सेंस इज इट, जैसा अमर्त्य सेन ने भी कहा था, तो इज इट सफिशिएंट? नंबर वन। सेकंड, sometimes we are flowing with the economic system flow जो अडॉप्ट हो गया। आप जानते हैं कि हमारे बहुत विभूतियां उससे एक मत नहीं है, उससे हमारा ट्रेडिशन भी एक दूसरी दिशा से, हालांकि उसको मिस इंटरप्रेट किया है बहुत स्पिरिचुअल लोग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि इन फ्यूचर फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर अर्थ इज देयर ए नीड to check our mad rush of economic development and to modify it? We can be scientific and advanced and yet we can live simple lives. This consumerism, how to check instead of boosting it through these developments, how also to sanely think about checking it and giving it a new direction. You raised 3-4 points in your question. First, trickle down theory, and second, the simple life and consumerism, and the whole globe, what they follow in order to garner development to the people. देखिए, जो ट्रिकल डाउन थियरी है कि मतलब कि जो विकास होगा तो रिस कर नीचे गरीबों तक भी पहुंचेगा, इसको अगर हिंदी में समझाया जाए तो मैं ये कहूंगा कि ट्रिकल डाउन थियरी द मोस्ट रियलिस्टिक वे, द मोस्ट pragmatic way to spread development to the lower strata of the society. Because in theory, we were adopting all sorts of so-called equitable theory of development, but that was not taking place because of corruption, the bad implementation, and the lazy bureaucracy of the country. और हमने देखा कि 50 साल के बाद देश में जो सही जो विभाजन रेखा आती है आजादी के बाद 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद देश में आज जितनी तरक्की, चाहे ग्लोबल पैमाने पर ये आज G20 हो रहा हो, या जो रैंकिंग आई है 4th या 5वें स्तर की और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, it all attributed to new economic policy which was started by Congress party, the person like none other Dr. Manmohan Singh and Narasimha Rao. And on that pattern, the NDA, the present incumbent government, the present ruling government, they actually take a very marathon run. They adopted this policy in a more hurried way rather than adopted by the parent initiator of this policy. तो trickle down theory के जरिए मुझे लगता है कि आज जो गांवों के लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिला, जो शहरों में पलायन हुआ, जो इंडस्ट्री हाउस में आए, मुझे लगता है कि उससे गांवों की इकोनॉमी में जबरदस्त तरक्की आई। पहले वो 2.5 सेर के अनाज पर जो लोग काम किया करते थे, आज गांव सब 20,000 और 30,000 पे अलग अलग इंडस्ट्रियल सेंटर पर जा रहे हैं। ये एक डिबेटेबल इश्यू जरूर है, लेकिन मैं ट्रिकल डाउन को रियलिस्टिक पैटर्न का मानता हूँ। और जहां तक कंज्यूमरिज्म की बात है, इट्स अ टोटल इंडिविजुअल सेंट्रिक थिंग. वी कैनॉट डिबेट दिस थिंग इन ए पब्लिक फोरा. Even many people say कि Narendra Modi wear a shirt and kurta worth of crores, but this is a totally individual phenomenon. We can't say anything. But anyway, I think these are the debatable thing. Like ultimately, we have to choose that path which is beneficial for the maximum, for the fulfillment of the maximum interest of the maximum number of the people. Thank you.
Thank you very much. Thank you very much. And on behalf of PVH, I may say to you and yourself and आपको भी सुंदरम जी और दुर्गादास जी, आजाद जी और मनोहर जी और मनोज जी और संजय राय जी, आपने बहुत ही एक सक्सेसफुल हमारा एक्सप्रेशन रहा है सोसाइटी के लिए, और हमारे विविध पॉइंट्स को नोट किया जाएगा, और जहां तक होगा कभी भी थिंग्स नेवर रेस्ट, डिस्कशन नेवर रेस्ट. It is human ingenuity that we again delve into it and find new bridal paths even, and new paths are coming out of it, out of what we have discussed. We have touched many points in this short discussion. Thank you very much. Thank you, Manoj ji. Thank you. भी संजय राय जी और मनोहर मनोज जी और अशोक कुमार मलिक जी G20 पे एक सार्थक सकारात्मक वार्ता करने के लिए